एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे आइजावा आधी नींद में होता है। वो कहता है कि इतने सारे एफबीआई एजेंट्स थे, लेकिन सारे सर्वेलेंस कैमरा की फुटेज चेक करने के बाद हमें सिर्फ एक ही एफबीआई एजेंट की फुटेज मिली है। तो एल कहता है तो ठीक है, बस मेरे को उसी एजेंट के सीन दिखाओ जब वो टिकट गेट से निकला, ट्रेन में चढ़ा और उसके बाद मर गया। रे पेनबर। यहाँ पे मात्सुदा बताता है कि रे पेनबर शिंजुकु स्टेशन के गेट से 3:11 पे अंदर आया था और 3:15 पे वो यामानोटे लाइन पे चढ़ गया था। अगर वो किसी का पीछा कर भी रहा था तो इस धुंधली वीडियो से कुछ पता नहीं चलेगा। और 4:42 पे उसकी डेथ हो गई थी टोक्यो स्टेशन प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे एल कहता है ये तो अजीब है कि नहीं। इस फुटेज को देखने के बाद जब रे पेनबर ट्रेन में चढ़ा और मर गया, उसने टोटल 1.5 घंटे के लिए ट्रैवल किया, जबकि यामानोटे लाइन पूरी शुरू से लेके एंड तक सिर्फ 1 ही घंटा ट्रैवल करती है। और सबसे बड़ी बात तो वो लिफाफा है। तो आइजावा कहता है लिफाफा? कौन सा लिफाफा? तो यहाँ पे एंट्रेंस में हमें दिखाया जाता है कि रे पेनबर के हाथ में यहाँ पे एक एनवेलप होता है, लेकिन जब वो मरा होता है तब वो एनवेलप गायब होता है। चीफ बताता है कि हमें सबूत के तौर पर भी वहाँ पे कोई भी एनवेलप नहीं मिला, इसका मतलब वो ट्रेन में छूट गया था। एल बोलता है अगर हम इस फुटेज के आखिरी मोमेंट्स पे देखें तो ऐसा लगता है कि रे पेनबर बहुत उत्सुक था ट्रेन के अंदर देखने के लिए। कितना कमाल होगा ना कि अगर वहाँ पे कीरा होता। चीफ कहता है ऐसे कैसे हो सकता है? एल कहता है मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि कीरा वहाँ पे क्यों आएगा जब वो दूर बैठे बैठे किसी को भी मार सकता है। ये तो उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन शायद उसमें बहुत दम है, इसलिए उसने ऐसा कुछ ट्राई किया। यहाँ पे लाइट कंटिन्यूअसली डेथ नोट में नाम लिख रहा होता है और रिक कहते हैं क्या बात है लाइट, तुम 4 दिन से लगातार बिना सोए बस नाम ही लिखे जा रहे हो। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने इतने महीने आगे तक इतने सारे क्रिमिनल्स को शेड्यूल क्यों कर दिया है। तो लाइट बताता है ये तो सिंपल सी बात है, सोचो अगर मुझे किसी वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो लोग तो यही कहेंगे ना कि चीफ यागामी का बेटा हॉस्पिटलाइज हो चुका है और तभी कीरा के मर्डर्स भी बंद हो गए हैं। लाइट यहाँ पे र्यूक से पूछता है कि अगर किसी इंसान के मरने का समय पहले से फिक्स है, उससे पहले की कोई भी डेट यहाँ पे लिखी जाए तो वो काम करेगी, है ना? तो र्यूक कहता है हाँ, मरने से पहले कोई भी डेट काम करेगी। वैसे हम शिनिगामी को ऐसे डेथ नोट को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वतारी को उकिता का फोन आता है एनपीए से और वो कहता है कि उसे एक खबरी ने फोन किया था। यहाँ पे एल उसे लाइन 5 पे कन्वर्ट कर देता है, यानी कि मात्सुदा के फोन पे, और मात्सुदा को फोन ऑन करने के लिए कहता है। उसका फोन ऑन होते ही यहाँ पे उसका फोन रिंग होता है और रियोजाकी मात्सुदा का फोन उससे ले लेता है। तो यहाँ पे उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है रे पेनबर की फियांसे नाओमी मिसोरा की। एल कहता है कि मैंने ये नाम कहीं ना कहीं तो सुना है। यहाँ पे वतारी उसकी इन्फॉर्मेशन सर्च करके एल को दिखा देता है और एल कहता है हाँ ये तो वही है जिसने मेरी मदद लॉस एंजलिस के बीबी मर्डर केस में की थी। उस टाइम उसने मेरे अंडर काम किया था और अब वो जापान में है। यहाँ पे वो फोन कट कर देता है और बताता है कि उसके फियांसे की डेथ के बाद से ही वो गायब है। तो मात्सुदा कहता है कि वैसे भी किसी के फियांसे की डेथ हो जाए तो वो डिप्रेस ही हो जाएगा, हो सकता है कि उसने सुसाइड कर लिया हो। तो एल कहता है जिस नाओमी मिसोरा को मैं जानता था वो बहुत बहादुर थी और एक कमाल की एफबीआई एजेंट भी थी। मेरे ख्याल से तो वो कीरा को पकड़ने के बारे में सोच रही होगी और वो रे पेनबर के साथ थी, तो उसे जरूर कोई सुराग मिला होगा। यहाँ पे एल मन में कहता है अगर ऐसा है तो क्या कीरा मुझसे पहले उस तक पहुंच गया? तो यहाँ पे एल कहता है कि अब से हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ उन्हीं लोगों पे ध्यान रखेंगे जिनको रे पेनबर जापान में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और वो 2 ही लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रहा था और उनके रिलेटिव्स को। तो चीफ पूछता है वो लोग कौन है? तो एल कहता है डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल कितामुरा और उसकी फैमिली, और डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट यागामी और उसकी फैमिली। तो अब मैं अब दोनों के ही घरों में सर्वेलेंस कैमरा और वायर टैप्स लगाना चाहता हूँ, दोनों घरों में। यहाँ पे दूसरी ओर हमें लाइट का सीन दिखाया जाता है और वो अपने कंप्यूटर में से वो सारी पुलिस फाइल्स को डिलीट कर देता है, बाय चांस अगर उसके कंप्यूटर को कोई देखे तो। और वो अपने पर्स में डेथ नोट के पेजेस छुपाता है और र्यूक कहता है क्या बात है लाइट, शायद तुम लड़कियों में बहुत पॉपुलर हो गए, तुम्हारे पास स्किल्स है। तो लाइट कहता है ये स्किल की बात नहीं है, ये लुक्स की बात है, और मेरे ख्याल से तुम तो अपने लुक्स के हिसाब से पॉपुलर नहीं हो गए, है ना र्यूक? यहाँ पे दूसरी ओर हमें दोबारा हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है और आइजावा और मात्सुदा कहते हैं ऐसा कैसे कह सकते हो तुम, सर्वेलेंस कैमरा, हमारी नौकरियां चली जाएंगी, ये सिविल राइट्स के अगेंस्ट है। तो एल कहता है तुम अपनी जान खतरे में डाल सकते हो लेकिन अपनी जॉब खतरे में नहीं डाल सकते, ये कहना चाहते हो? चीफ कहता है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि उन दोनों फैमिली में से कोई एक कीड़ा हो सकता है? तो एल कहता है शायद 10%, नहीं 5%। तो मात्सुदा कहता है 5%, उसके लिए ये सब करना बेकार है, कोई जरूरत नहीं। तो चीफ कहता है नहीं, इतने समय से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और आज तक हमें किसी पे शक नहीं हुआ, तो इसलिए हमें इस बात पे गौर करना चाहिए। अगर 1% चांस भी है कीरा को पकड़ने का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी फैमिली शक के घेरे में है। ठीक है, कैमरा और वायर टैप लगाओ और वो भी जल्द से जल्द, और घर का एक भी कोना मत छोड़ना, बाथरूम और टॉयलेट भी नहीं। तो एल कहता है थैंक यू वेरी मच, मैं भी ऐसे ही सोच रहा था। तो आइजावा कहता है कि चीफ आप ये क्या कह रहे हैं? और मात्सुदा कहता है आपकी वाइफ और डॉटर है, उनका क्या होगा? तो चीफ कहता है मुझे पता है, ठीक है, लेकिन ये सब करने का फायदा क्या है जब हम ठीक से ना करें तो? तब शांत हो जाओ। यहाँ पे ये दोनों सॉरी बोलते हैं
और चीफ कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। तो एल कहता है कि वो सारी फुटेजेस जो सर्वेलेंस की होगी वो सिर्फ मैं और चीफ देखेंगे और कोई नहीं। तो एल वातारी से कहता है कि वायर टैप्स और कैमरा लगाने में कितना टाइम लग जाएगा। तो वातारी कहता है कि कल किसी भी टाइम लगा देंगे जब कोई भी फैमिली घर पे ना हो। तो यहाँ पे शाम को लाइट अपने घर पे आता है अगले दिन, और यहाँ पे डोर लॉक्ड होता है, उसे पता ही होता है कि घर पे कोई नहीं है, तो उसके पास एक एक्स्ट्रा की होती है, वो उससे अंदर आ जाता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ऑलरेडी कैमरा और वायर टैप्स इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ पे लाइट कहता है मैं घर आ चुका हूँ, और वो ऊपर जाता है। जब वो अपने रूम के पास पहुंचता है तो वो हैंडल में कुछ नोटिस करता है, उसके बाद नॉर्मली अपना डोर ओपन कर देता है। यहाँ पे उसके डोर में से एक चिट टाइप गिरती है। रियुक कहता है लगता है कोई भी घर पे नहीं है, तो हम क्या कोई गेम खेलें। यहाँ पे लाइट आता है और सिर्फ लेट जाता है और रियुक को इग्नोर करता है। तो यहाँ पे लाइट उठ के वॉशरूम वगैरह जाता है और अपने रूम से बाहर निकलते वक्त वो दरवाजा बंद करके वो पेपर क्लिप वहीं रख देता है। चीफ ये देख के कहता है कि ऐसा क्या छुपा रहा होगा लाइट अंदर, मैंने सोचा भी नहीं था कि लाइट ऐसा कुछ करेगा। तो एल कहता है कि ये मत भूलो कि वो 17 साल का ही है, इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है, मैं भी ऐसा किया करता था। क्या तुमने कभी भी इन्वेस्टिगेशन के बारे में उससे कुछ बात की है? तो चीफ कहता है नहीं, मैं उनसे किसी भी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन के बारे में कैसे बात करूंगा, और वैसे भी अब तो मैं घर जाते बस खाना खा के सो ही जाता हूँ, उनसे बात करने का भी टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पे लाइट बाहर आ जाता है और रियुक उसके पीछे ही होता है। यहाँ पे रियुक कंटिन्यूसली बोले जा रहा होता है और लाइट उसे इग्नोर करता है। यहाँ पे लाइट अपने कपड़ों को चेक करता है और वो मन में बोलता है मेरे को नहीं लगता कि मेरे इस कोट में वायर टैप्स लगे हुए हैं, यानी कि माइक्रोफोन। तो यहाँ पे लाइट बोलता है कि रियुक काफी बड़ी संभावना है कि मेरे घर में सर्वेलेंस कैमरा और वायर टैप्स लगा दिए गए हैं। तो रियुक कहता है कि वो पेपर का पीस तो तुम्हारे दरवाजे में लगा हुआ था है ना। लाइट कहता है वो तो मैंने जानबूझ के वहाँ पे रखा था और उससे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी उसे देखेगा तो वापस रख ही देगा, लेकिन असली टेस्ट तो डोर हैंडल है। जब भी डोर अपने आप क्लोज होता है तो उसका हैंडल इतना ऊपर चला जाता है कि वो उससे ऊपर नहीं जा पाता, लेकिन जब मैं अपने डोर को अपने आप क्लोज करता हूँ तो उसको 5 मिलीमीटर नीचे तक छोड़ता हूँ। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जब भी मैं अपना डोर वापस ओपन करने जाता हूँ तो मैं उसको ऊपर उठा के देखता हूँ, और अगर वो उठ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वो ऊपर नहीं उठता तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। और ये चांसेस थे कि मेरे रूम में कोई गया था, लेकिन मैं इस पे निर्भर नहीं कर सकता ना, इस वजह से मैं हिंज के पास एक पेंसिल लेड भी रखता हूँ जब मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ तो, और मैं उसे इस एंगल पे रखता हूँ कि अगर दरवाजा उसे निकाले बिना खोले जाए तो वो लीड टूट जाए। जब मैं घर जाता हूँ तो मैं उसे खुद ही निकाल देता हूँ जिससे कि वो टूटी ना हो, लेकिन आज वो टूटी हुई थी। तो रियुक कहता है हाँ मैंने ऐसे तुम्हें करते हुए देखा है। तो लाइट कहता है पहले वो डोर हैंडल और ये पेंसिल लेड, मुझे पक्का यकीन है कि कोई मेरे रूम में गया था। तो रियुक कहता है हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स हो। तो लाइट कहता है मेरे पेरेंट्स और सिस्टर को पेपर के पीस गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे दोबारा नहीं रखते। शक करने वाली बात ये है कि किसी ने अपना टाइम निकाल कर उसे वहीं पे रखा है जिससे कि ये लगे कि कोई आया ही नहीं। तो यहाँ पे लाइट बुक स्टोर से बुक खरीद लेता है और वो घर वापस जाने लगता है, और वो कहता है कि रियुक वैसे ये बताओ तुम अपने एप्पल्स कैसे खाओगे। तो रियुक कहता है अरे हाँ लोग तो मुझे देख नहीं सकते, और सर्वेलेंस कैमरे में बस ऐसे लगेगा एक एप्पल आराम से तैर रहा है और फिर गायब हो जाता है। तो लाइट कहता है कि वैसे भी शिनिगा में तो मरते नहीं है ना, तो उन्हें भूख भी नहीं लगती, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रियुक कहता है नहीं ऐसा मत कहो लाइट, एप्पल्स तो मेरे लिए एकदम जैसे इंसानों के लिए सिगरेट्स और अल्कोहल होता है वैसे ही है, मुझे अलग अलग सिम्टम्स होने लग जाते हैं। तो लाइट कहते हैं कैसे सिम्टम्स। तो रियुक कहता है मैं ऐसे हैंड स्टैंड करने लग जाता हूँ और उल्टा पुल्टा हो जाता हूँ। तो लाइट कहता है कि देखो रियुक मैंने पहले से ही एल को हिंट दे दिया है कि शिनिगामे को एप्पल्स खाना पसंद है, अगर तुम सच में एप्पल्स खाना चाहते हो तो घर में जितने भी कैमरास है उन्हें ढूंढो, मेरे ख्याल से तुम्हें एक ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ पे तुम आराम से एप्पल्स खा सकते हो बिना देखे। चलो फिर चले रियुक। तो यहाँ पे लाइट एक एडल्ट मैगजीन पढ़ रहा होता है और चीफ कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बेटा एक ऐसी मैगजीन पढ़ रहा है। तो एल कहता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक बहाना टाइप बना रहा है, जैसे कि वो दिखा रहा हो कि इन्हीं मैगजीन्स की वजह से वो इतनी सावधानी बरतता है और अपने डोर पे वो पेपर क्लिप वगैरह रखता है। तो चीफ कहता है रियोजाकी तुम क्या कह रहे हो, तुम मेरे बेटे पे शक करते हो। तो एल कहता है हाँ मैं उस पर शक करता हूँ, इसी वजह से मैंने तुम्हारे घर में वायर टैप्स और कैमरास लगवाया है, और साथ ही साथ डेप्यूटी डायरेक्टर के घर में भी। यहाँ पे रियुक को कैमरास मिलना शुरू हो जाते हैं और लाइट मन में यही कहता है इसका मतलब हाँ कैमरास हैं और साथ ही साथ वायर टैप्स भी होंगे। अगर ये कीरा केस की बात है तो मुझे नहीं लगता कि जापानीज पुलिस इतना कुछ करेगी, तो ये जरूर एल का आइडिया था। तो सबके साथ करना तो ये नामुमकिन है, इस वजह से उसने एक दो लोगों को ही चुना होगा और जरूर उसने रे पेनबर कोई पकड़ा होगा, वरना वो सबके साथ तो ऐसा नहीं कर सकता। और वैसे भी मैं तो इस पल के लिए तैयार ही था, इसी वजह से मैं ये मैगजीन्स लेके आया हूँ। यहाँ पे लाइट डिनर के लिए नीचे आ जाता है और यहाँ पे सायू टीवी देख रही होती है, और यहाँ पे एल आयजा से फोन करके पूछता है कि डिप्टी डायरेक्टर के घर में क्या हो रहा है, तो वो कहता है वो भी टीवी देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोल देता है कि टीवी कंपनीज को वो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए कह दो। तो यहाँ पे सायू मैसेज पढ़ती है कि कीरा ने जो मर्डर्स किए हैं उससे गुस्सा होकर आईसीपीओ ने 1500 इन्वेस्टिगेटर्स को जापान में भेजा है कीरा को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे लाइट को पता होता है कि लिविंग रूम में भी कैमरास होंगे और वो बोलता है कि जरूर ये मेरे मुंह से कोई रिएक्शन निकलवाना चाहता होगा। एल यही सेम ट्रिक तुमने पिछली बार यूज की थी शायद। यहाँ पे लाइट बोलना शुरू करता है कि
आईसीपीओ तो सच में बेवकूफ है। अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स को भेजा है तो उसमें अनाउंसमेंट करने की क्या बात है? ये तो सीक्रेटली होना चाहिए था ना। जब एफबीआई एजेंट छुप के आए थे तो वो भी तो मारे गए। तो अगर तुम बता ही दोगे कि इतने सारे इन्वेस्टिगेटर आ रहे हैं तो और भी ज्यादा खतरा है। मेरे ख्याल से तो ये कीरा को शॉक करने के लिए एक टेक्निक है जिससे कि वो सामने आ जाए, लेकिन शायद कीरा ये पहले ही समझ गया होगा। तो रियोजाकी कहता है तुम्हारा बेटा तो बहुत स्मार्ट है। यहाँ पे लाइट एक पोटैटो चिप्स का पैकेट लेता है और वो अपने रूम में चला जाता है। तो यहाँ पे रियुक कहता है कि लाइट, मैंने तुम्हारे कमरे में सारे कैमरास ढूंढ लिए हैं और मेरे को समझ आ चुका है कि शिनिगामी भी थक जाते हैं और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कहाँ पे है और मुझे बार बार बताना पसंद नहीं है, तो एक बार में ही सुन लेना। तुम्हारे पूरे कमरे में ही बहुत सारे कैमरास है और जिसने भी कैमरास यहाँ पे लगाए हैं उसने यही सोच के लगाया है कि तुम इसे ढूंढ लोगे। वो चाहता था कि तुम इसे ढूंढ लो। तुम्हारे कमरे में ही टोटल 64 कैमरास है। तो लाइट मन में यही कहता है कि ये पक्का एल ही है, वो ही ऐसी चाल चल सकता है। और वैसे ही जब वो चैलेंज करता है तो उसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ पे रियुक कहता है तो इन सारे कैमरास के सामने मैं खा कैसे पाऊंगा? तो रियुक कहता है कि वैसे ही मुझे पता है कि हाँ तुम घर में नहीं बोल सकते, लेकिन जब हम बाहर जाएंगे तो मेरे को इसके बारे में बात करनी है। यहाँ पे लाइट कहता है चलो पढ़ने का समय हो चुका है। तो यहाँ पे मन में लाइट कहता है जिस हिसाब से एल ने कैमरा लगाया है तो शायद वो कम से कम समय में एक डिसीजन लेना चाहता है। अगर मेरी जगह कोई आम इंसान होता तो अभी तक हार मान चुका होता, लेकिन एल तुम गलत इंसान से पंगा ले रहे हो। यहाँ पे लाइट पोटैटो चिप्स का पैकेट ओपन करता है और यहाँ पे अंदर कुछ चमकता है। तो यहाँ पे लाइट कहता है कि मैंने पहले से डेथ नोट में इतने सारे क्रिमिनल्स के नाम लिख दिए थे कि अगले 3 हफ्ते तक क्रिमिनल्स मरते रहेंगे, लेकिन कीरा ने पहले ही एल को ये दिखा दिया है कि वो क्रिमिनल्स के मरने का टाइम डिसाइड कर सकता है। तो इस हिसाब से इस समय जो न्यूज में क्रिमिनल्स ब्रॉडकास्ट हो रहे होंगे उन्हें अभी मरना होगा, जिनकी मुझे कोई नॉलेज भी नहीं है, तभी मेरे ऊपर से शक हटेगा। यहाँ पे रियुक के विड्रॉल सिम्टम शुरू हो जाते हैं क्योंकि उसने एप्पल्स नहीं खाए होते। और यहाँ पे लाइट कहता है अब देखो एल, रियुक की इन्फॉर्मेशन से और मेरी पहले की प्रिपरेशन से मैं अभी ब्रॉडकास्ट होने वाले क्रिमिनल्स को भी मार सकता हूँ। एक तरफ मैं एक रेगुलर हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह पढ़ाई कर रहा हूँ और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उस बैग ऑफ चिप्स के अंदर एक छोटा सा मिनी एलसीडी टीवी रखा होता है और उसके अंदर ही एक छोटी पेंसिल और एक छोटा सा डेथ नोट का पीस चिपका होता है। लाइट कहता है मैं अपने सीधे हाथ से इक्वेशन सॉल्व करूंगा और अपने उल्टे हाथ से क्रिमिनल्स के नाम लिखूंगा। मैं एक पोटैटो चिप लूंगा और उसे खाऊंगा। तो यहाँ पे रियोजाकी कहता है कि डिनर के बाद तुम्हारा बेटा पढ़ने चला जाता है और उसके बाद अपने टेलीविजन या कंप्यूटर ऑन नहीं करता है कि नहीं? तो चीफ कहता है हाँ वो ऐसा है कि उसके एंट्रेंस एग्जाम है 10 दिन में, इसलिए। तो यहाँ पे लाइट कहता है अब जिस क्रिमिनल की मुझे नॉलेज भी नहीं थी वो 40 सेकंड में हार्ट अटैक से मारा जाएगा और इस बात का सबूत है एल खुद। यहाँ पे लाइट उस मिनी टीवी को उसी रैपर में डस्टबिन में फेंक देता है और उसके बाद और पढ़ाई करता है। यहाँ पे वतारी आता है और वो रियोजाकी को बताता है कि 9 बजे की न्यूज में 2 क्रिमिनल्स का ब्रॉडकास्ट हुआ था और वो दोनों ही हार्ट अटैक से मारे गए। भले उनपे बहुत छोटे चार्जेस थे और उनमें से एक ने तो बस पर्स चुराया था और वो भी डिटेंशन सेंटर में था। तो चीफ कहता है वो कीरा ही है। एल कहता है कि उस समय तुम्हारी वाइफ और बेटी ड्रामा देख रही थी और जैसे ही वो प्रोग्राम खत्म हुआ उन्होंने टीवी बंद कर दिया और उसके बाद कुछ नहीं देखा। और लाइट 7:30 बजे से लेकर अभी 11 बजे तक पढ़ाई कर रहा है। कीरा को चेहरे और नाम की जरूरत है किसी को मारने के लिए, तो इस हिसाब से जिसने न्यूज नहीं देखी वो कीरा नहीं हो सकता। तो चीफ कह रहे इसका मतलब मेरी फैमिली बेगुनाह है ना? तो एल कहता है कि अभी पहला ही दिन हुआ है और मेरे को तुम्हारी फैमिली को देख के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत मासूम है। यहाँ पे दूसरी ओर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे लाइट जग चुका होता है, उसकी मॉम कहती है आज गार्बेज डे है, अपना गार्बेज ले आओ। तो यहाँ पे लाइट डस्टबिन लेके चला जाता है नीचे और ऊपर आके बालकनी में जाता है और कहता है कितना कमाल का मौसम है। तो रियुक कहता है मुझे समझ नहीं आता कि तुम अमीर बाप की औलाद हो या फिर बिगड़े हुए बच्चे हो। तुम्हें याद है ना वो मिनी एलसीडी टीवी 39,800 येन का आया था। तो यहाँ पे लाइट देखता है कि वो गार्बेज भी अब जा चुका होता है।